तो जी ये पहुंच गए हम यहाँ की पार्किंग लॉट में एंड ये सामने खड़ी है अपने ब्लैक ब्यूटी या ब्लैक बीस्ट। इन इंडिया वी हैव स्टीयरिंग व्हील ऑन राइट साइड। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम ड्राइविंग लेफ्ट हैंड कार एंड मैंने इंश्योरेंस ना इसके साथ बेसिक वाला लिया है, यानी कि अगर कुछ भी चोरी होती है गाड़ी या फिर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में 5 लाख वॉन तक मुझे पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग का, एंड बचा हुआ अमाउंट जो है वो कंपनी पे करेगी। पहला टोल आ भी गया साउथ कोरिया का। खैर इसको आप मानो मत भाई। यहाँ पे ना 70 की लिमिट है और मैं देखो क्रूज कंट्रोल पे लगा रखा है 69 पे, बट सब लोग मुझे बार बार ओवरटेक करके जाए जा रहे हैं। तो भाई 70 किलोमीटर तो तुम मेरे से तेज कैसे चला सकते हो? हैं चलान क्यों नहीं हो रहा इन लोगों का? एक्चुअल में ना साउथ कोरिया में भाई गूगल मैप काम नहीं करता, मतलब गूगल मैप दिखेगा आपको ऑन करोगे बट नेविगेशन नहीं काम करता यहाँ का। चलो जी एग्जिट ले लियो और इनका नेविगेशन तो भाई स्पीड ब्रेकर तक बता रहे हैं, कैरी स्पीड बम्प इज अहेड। भाई क्रेजी सीन चल रहे हैं यहाँ तो। चांसेस है चलान आएगा शायद से। क्या यार बहुत कंफ्यूजन हो रही है सही में। तो प्लेटफॉर्म पे ले जाके बस यहाँ पे पार्क करके छोड़ दो गाड़ी अपने आप। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। देखो ऊपर है ये मल्टी लेवल पार्किंग, कितनी सारी गाड़ी है। ओए होए होए भाई लाइन से देख रहे हो आप? मेरा तो मतलब नज़र तक भी नहीं जा रही कितनी पार्किंग हो जाती होगी। यानी 1 घंटे के 1000 रुपये पार्किंग। भाई लुट गया। तो जी ये होटल था कैप्सूल होटल, यहीं पे साउथ कोरिया का जो सियोल का एयरपोर्ट है ना, इंचियोन एयरपोर्ट, उसी का टर्मिनल 2 पे बना हुआ है नीचे बेसमेंट में। अगर तो आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा। मेरी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड करी थी सुबह 6 बजे। इमिग्रेशन क्लियर करते करते 7:30 बज गए थे सुबह के। और मुझे जो गाड़ी रेंटल मैंने करी है ना बुक, वो मिलने वाली है दोपहर के 1 बजे। और जो मेरा सिटी सेंटर में एयरबीएनबी है उसमें चेक इन मिलने वाला है मुझे 4 बजे शाम को। तो मैंने सोचा यार जब गाड़ी 1 बजे मिलेगी, वहाँ चेक इन 4 बजे मिलेगा, रात भर मैंने नींद पूरी नहीं करी है तो कम से कम सो ही जाता हूँ। तो मैं यहाँ 7:30 आके 5 घंटे के लिए मैंने होटल लिया था 1 बजे तक दोपहर के, अराउंड 3200 इंडियन रुपीज़ में। यहाँ के तो कुछ 60,000 कोरियन वोन बने जो यहाँ की करेंसी है। तो आराम से भाई 4-4.5 घंटे की नींद पूरी हो गई है। फेस वॉश किया, अब चलते हैं। गेट नंबर 3 पे बुलाया कार रेंटल कंपनी वालों ने और वहाँ पे अपने को मिलेगी गाड़ी जिससे हम करेंगे साउथ कोरिया की रोड ट्रिप। पूरी आइटनरी अभी समझाता हूँ, पहले फटाफट से गाड़ी कलेक्ट कर लेते हैं। ये सामने लिफ्ट जा रही है भाई, ग्लास वाली लिफ्ट है, सारे तरफ से ना शीशा ही लगा हुआ है मस्त एकदम। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और 3 नंबर गेट से एग्जिट करना है, वहीं पे मिलेंगे वो भाई साहब। ये आ गया हूँ भाई मैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ से मैंने करेंसी और सिम कार्ड ली थी। अब ये गेट नंबर 8 है। ओके तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा 3 नंबर के लिए। तो जब मैं दिल्ली से कल रात निकला तो भाई 24-25 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था नवंबर के महीने में, और यहाँ आते ही भाई सुबह 11 डिग्री था। अब पता नहीं बाहर कितना है, पर मैंने जैकेट निकाल लिया सूटकेस में से। जैकेट पहन के ही रखूँगा भाई, ठंड नहीं चढ़नी चाहिए। अभी तो फर्स्ट डे है ट्रिप का, 1 महीने लंबी ट्रिप है पूरी। 4 कंट्रीज़ होने वाली है, मैंने बताया था ना आपको। अरे यार ये तो 7वें नंबर गेट पे हूँ, 3 नंबर तो बहुत दूर होगा। चलते जाओ, वो भाई साहब वेट कर रहे हैं। लो जी लो, ये पहुंच गया हूँ मैं गेट नंबर 3 फाइनली। उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे फ़ोटो भेज देता हूँ कि मैं पहुंच गया हूँ। सही है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं ना, कॉल पे तो कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पाता, व्हाट्सएप पे अच्छे से हो जाता है। तो ये भाई साहब मिल गए हैं। पेपर वेपर कुछ साइन वाइन करेंगे अभी हम यहाँ पे, और उसके बाद जो है फिर गाड़ी लेके निकल जाएंगे। वैसे इनका कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे, भाई साहब खुद ही आ गए हैं लेके सारे। तो भाई यहाँ पे इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए आपको, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी चाहिए। तो ये बुकलेट सी बन के आती है, 1 साल के लिए मिलता है। कई बार मैंने बताया हुआ है इसका प्रोसेस, तो ये ज़रूर लेकर आना है फिजिकल फॉर्म में। स्कैंड है अगर आपके पास फ़ोन में तब भी नहीं चलेगी भाई, लेकर ही आना पड़ेगा ओरिजिनल। और दूसरा पासपोर्ट चाहिए बस। बाकी कार रेंटल की कॉस्टिंग बताऊं भाई तो मुझे 2500 इंडियन करेंसी में पर डे के लिए पड़ी है, और मैंने 10 दिनों के लिए बुक करी है। तो टोटल 25,000 रुपये आप लगा लो। 25,000 में मैं साउथ कोरिया की रोड ट्रिप कर लूँगा इस गाड़ी में। गाड़ी कौन सी है वो तो दिखाता हूँ, लेकिन पेट्रोल वाली गाड़ी है और Hyundai की गाड़ी है ऑटोमेटिक। बाकी यहाँ पे सारा प्रोसेस हो गया है। और अपने इंडिया में जैसे फास्टैग चलता है ना, यहाँ पे चलता है हाई कार्ड करके, तो उसका भी इन्होंने 20,000 कोरियन वॉन का जो है वो डिपॉजिट रखवाया है। लगभग भाई 1100-1200 रुपये हो गए इंडिया के। तो जितना भी टोल टैक्स बनेगा वो इस वाले डिपॉजिट में से कट हो जाएगा। अगर कम बना तो मुझे रिटर्न हो जाएंगे बचे हुए पैसे, ज़्यादा बना तो ये और चार्ज कर लेंगे मेरे क्रेडिट कार्ड से। तो चलो भाई अभी निकलते हैं, फटाफट से गाड़ी देख लेते हैं, अच्छे से एक वीडियो बना लेते हैं उसकी चारों तरफ से कि कोई स्क्रैच डेंट तो नहीं है। उसके बाद लेके फिर निकल लेंगे। तो जी ये पहुंच गए हम यहाँ की पार्किंग लॉट में, एंड ये सामने खड़ी है अपने ब्लैक ब्यूटी या ब्लैक बीस्ट।
एंड बुकिंग तो मैंने Hyundai की करी थी, बट इनके पास थी नहीं वो, तो इन्होंने अपग्रेड कर दिया किया में। विच कार इज दिस? विच कार मॉडल नेम या? Name K5. K5। Yeah, Kia K5. ओके, सो ये किया की है K5, पेट्रोल वाली है, यहाँ गैसोलीन बोलते हैं, अपने इंडिया में तो नहीं आती मेरे हिसाब से। दिस कार इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, Yeah. ओनली इन कोरिया। तो सेडान कार है, ऑटोमेटिक है। चलो फटाफट से लगेज रखते हैं। एंड व्हाट्स योर नेम? My name. Oh, Cheol-un Oh. ओ टर्वुन ओ। No, Cheol-un Oh. टर्वुन ओ। ओके, नाइस टू मीट यू। चलो भाई लगेज रख लेते हैं अपना जरा। चलो एक भाई वीडियो वॉक अराउंड ले लेता हूँ। वैसे तो मेरे को नई सी गाड़ी लग रही है, स्क्रैचेज एज सच कहीं पे दिख नहीं रहे, बट फिर भी एक बार ले लेनी चाहिए भाई, बाद में कुछ डिस्प्यूट हो उससे अच्छा शुरुआत में ही आप अपने से देख लो, और कहीं भी स्क्रैच डेंट हो तो इनको हाथों हाथ बता दो, ताकि बाद में इशू ना करे ये लोग। ली तो ढंग से नहीं है, देखो मच्छर मरे पड़े हैं, मतलब चिपके पड़े हैं। तो भाई कहीं पे स्क्रैचेस व्रैचेस दिख तो नहीं रहे मुझे फिलहाल के लिए। एक है हल्का सा है यहाँ पे, और थोड़े बहुत यहाँ पर है ये स्क्रैचेस, बस बाकी तो सही है। चलो जी, और इस तरह की नंबर प्लेट है, कोरिया में आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है KOR। दिस इज 101 इज फॉर सियोल। No. नो ओके, तो भाई ये ऐसे ही नंबर है, 101 बीच में कुछ तो कोरियन में लिखा है, फिर गाड़ी का नंबर है 1237। या डन, थैंक यू। चलो जी, एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स? वैसे तो मेरा अनलिमिटेड वाला पैकेज है, मतलब मैं कितने भी चला सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। ओ उधर है गाड़ी, वो सॉरी बैठने का ना, मैं इधर देख 7311 है। एंड वेयर आई हैव टू पुट द हाई कार्ड? Yes. I car. I put car हाँ inside and don't touch. ओके या ओके, तो ये फास्ट टैग जैसा इनका यही सिस्टम बना हुआ है, यहीं लगा दो एक बार। ओके डन। एंड दिस इज डैश कैम? Yes. ओके, चलो जी डैश कैम भी है यहाँ पे। ओके डन। अब फर्स्ट टाइम मैं भाई उधर वाली गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई मुझे, फर्स्ट टाइम है क्योंकि मेरा। या थैंक यू सो मच। ऑयल इज हाफ। ओके Yeah, half and liter same. सेम। ओके या ओके ओके, सो हाफ इन्होंने ऑयल दिया है अपने को, और हाफ ही वापस रिटर्न करना है। डन थोड़ा। एंड नेविगेशन इज इन इंग्लिश? Yes. ओके, तो लो भाई इन्होंने खुद ही लोकेशन लगा दी मेरे एयरबीएनबी की, अराउंड 63 किलोमीटर दिखा रहा था यहाँ से। चलो इंग्लिश में भी कर दिया नेविगेशन सिस्टम। एंड भाई नीचे के आप पैडल देख सकते हो, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग व्हील है, सो रेस यहाँ पे मतलब है तो पैटर्न सेम ही, बस थोड़ा यहाँ चलाने में मुझे फर्स्ट टाइम में डिफ़िकल्ट होगा हल्का सा। इन इंडिया वी हैव स्टीयरिंग व्हील ऑन राइट साइड, सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग लेफ्ट हैंड कार। And your brake and left side. रिवर्स। Yeah. ओके Brake या and ओके रिवर्स go back या and right side. And फ्राई फॉरवर्ड या yeah, ओके। straight. सो आई हैव टू एग्जिट फ्रॉम हेयर Yes. Go behind these cars? Yes. Okay, and I have to pay anything here? Yeah. And How much? no parking pay only. Only okay, so इन्होंने पे कर दिया भाई पार्किंग का, तो यहाँ पे अब सीधा निकलते हैं। एंड मैं रखता हूँ भाई फ़ोन, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी ड्राइविंग के रूल्स वगैरह और माहौल समझने में लगाऊंगा 15-20 मिनट आधा घंटा, फिर कैमरा उठाऊंगा। और भाई साहब मुझे देखो क्या देकर गए, छोटा सा ये पाउच जिसमें काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ है, तो अच्छे थे काफ़ी ये। होप यू हैड अ गुड ट्रिप, थैंक्स फॉर यूजिंग अवर कार रेंटल, प्लीज़ लीव अस अ गुड रिव्यू। एंड मैंने इंश्योरेंस ना इसके साथ बेसिक वाला लिया है, यानी कि अगर कुछ भी चोरी होती है गाड़ी या फिर एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में 5 लाख वॉन तक मुझे पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग का, एंड बचा हुआ अमाउंट जो है वो कंपनी पे करेगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। तो 5 लाख वॉन मतलब इंडिया के अराउंड। डन, थैंक यू। चलो अभी निकलते हैं, फिर बताता हूँ। पार्किंग उन्होंने ऑलरेडी पे कर दी है। अब ये जाना कहाँ है, मुझे राइट जाना है ना। अबे गेट कहाँ से है भाई। एंड ड्राइविंग भी भाई राइट साइड में होती है यहाँ पे, अपने इंडिया में तो जैसे सीधा जाना है तो लेफ्ट साइड में जाते हैं ना, यहाँ राइट में रहेगा। चलो इंग्लिश में लिखा तो है कुछ कुछ ना, तो स्ट्रेट है भाई एग्जिट। चलो भैया चलो, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम एक तो लेफ्ट साइड वाली स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा तो डर लग रहा है भाई, बट ठीक है, बेसिक्स तो सेम ही होते हैं यार हर गाड़ी के, कुछ ऐसा जितना डिफरेंट नहीं होता। चलो जी मैं आ गया हूँ मेन रोड पे, और स्टीयरिंग क्योंकि इधर है तो थोड़ा उधर से देख के संभाल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि शुरू के मतलब कितने थे वो 5 लाख वोन, वो तो मुझे ही देने पड़ेंगे भाई अगर ठुक गई गाड़ी। तो ये शायद से एग्जिट आ गई है, और वो हाई कार्ड लग चुका है, तो टोल की भी अपने को टेंशन नहीं है, अपने आप टोल डिडक्ट होता रहेगा। कार्ड और कैश हाई पास, अच्छा हाई पास वाले में से जाना है मेरे को, इस वाले में से। चलो जी खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाएगा।
पहला टोल आ भी गया साउथ कोरिया का। खैर इसको आप मानो मत, वैसे मेरा ये फर्स्ट टाइम थोड़ा खुद सीखने के लिए है, बाद में अच्छे से दिखाऊंगा। अराउंड भाई 42 किलोमीटर की जर्नी कर ली है और अभी 29.3 किलोमीटर और बचा है, बट हाईवे पे ही जाम लगा पड़ा है भाई, पता नहीं किस चीज़ का। तो 3:36 पहुँचूँगा और अभी 2:43 हुआ है। और यहाँ पे यार अपना वो गोप्रो लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फ़ोन से ऐसे रिकॉर्डिंग करना सेफ़ भी नहीं है यहाँ, और थोड़ा चलान वलान का भी डर रहता है। तो देखता हूँ कहीं पे रुकने की स्पॉट मिले, अगर कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल ही नहीं रही, पता नहीं क्या है भाई, ना कोई फ्यूल स्टेशन आया ना कोई रेस्ट एरिया आ रहा। तो अब आएगा तो वहाँ रोकूँगा गाड़ी और अपना गोप्रो वोप्रो सेट करता हूँ यहाँ पे माउंट लगा के ना। अभी तक तो फ़िलहाल भाई मतलब ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे गाड़ी चलाना, स्पेशली लेफ़्ट साइड वाली स्टेयरिंग व्हील वाली गाड़ियाँ, बट हो जाएगी आदत, थोड़ा बहुत और चलाऊँगा ना। अभी मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ पे एयरबीएनबी जाके चेक इन कर लेता हूँ, चेक इन करने के बाद ना थोड़ा सा सिटी में ट्रैफिक जो होता है ना उसमें चला के देखूँगा गाड़ी, क्योंकि आज का दिन अपने पास है थोड़ा आराम से, तो आज ये सब चीज़ें देख लेता हूँ, कैसे राइट टर्न लेफ़्ट टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, रेड लाइट वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे, तो आज समझ आ जाएगा। तो कल से अपने को रोड ट्रिप में दिक्कत नहीं होगी फिर कोई भी, है ना भाई। यहाँ पे ना 70 की लिमिट है और मैं देखो क्रूज़ कंट्रोल पे लगा रखा है 69 पे, बट सब लोग मुझे बार बार ओवरटेक करके जा रहे हैं। तो भाई 70 की लिमिट है तो तुम मेरे से तेज़ कैसे चला सकते हो, हैं? चलान क्यों नहीं हो रहा इन लोगों का? वैसे मैंने गूगल पे पढ़ा था कि 10 किलोमीटर ऊपर आप चला सकते हो स्पीड लिमिट से, बट ये तो 10 से भी ज़्यादा चला रहे हैं भाई, मतलब कोई तो 80 90 100 पे भी खींचता हुआ ले जा रहा है। खैर पहुंचने ही वाली है लोकेशन पर, 5.8 किलोमीटर रह गया है, बस वही है, अब कट वट कोई ना मिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे राइट लेफ़्ट लेने का सीन क्या है वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो हाईवे था, ज़्यादा लेफ़्ट राइट लेने नहीं थे। इनका नेविगेशन बढ़िया है भाई, ड्राइव स्ट्रेट है, हाँ इनका नेविगेशन अच्छा है, ये ना मतलब बता देते हैं आगे स्पीड लिमिट कितनी है, कैमरा कितना है। तो मैं क्या करूँगा, गाड़ी वाले ही नेविगेशन को यूज़ करूँगा, फ़ोन को नहीं यूज़ करूँगा। एक्चुअल में ना साउथ कोरिया में भाई गूगल मैप काम नहीं करता, मतलब गूगल मैप दिखेगा आपको ऑन करोगे बट नेविगेशन नहीं काम करता यहाँ का। एक्चुअल में यहाँ की जो सरकार है उनका ये पॉलिसी है कि वो इंटरनल जो डेटा है ना अपनी सड़कों का, रोड्स मतलब ये गलियों वलियों का, वो गूगल को नहीं देते, क्योंकि गूगल अमेरिकन कंपनी आपको पता ही है। तो यहाँ के जो लोकल कंपनीज़ है ना उन्हीं के मैप चलते हैं। वो एक तो है नेवर करके और एक और था केस है कुछ, मैंने दोनों डाउनलोड कर रखे हैं, बट ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसका ही नेविगेशन अच्छा है गाड़ी का ही ना। अभी तक तो ऐसा मुझे कोई दिक्कत आ नहीं रही है भाई गाड़ी में। मुझे देखो 70 की लिमिट यहाँ भी लिखी है, और ऐसे टोल भी भाई जितना कट रहा है ना स्क्रीन पे लिखा आ जा रहा है पैसों में, मतलब पैसे मतलब यहाँ के जो करेंसी है वोन में, तो पता चलता रहता है आपको साथ साथ कि कौन सा टोल टैक्स, मतलब कौन से टोल में कितने रुपए कट रहे हैं। Hyundai और Kia की भाई सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही है, क्योंकि दोनों यहीं की ब्रांड्स है ना। और यहाँ तो जितने मतलब गाड़ियों के वेरिएंट्स हैं इंडिया में, तो मतलब उसके आधे के भी आधे नहीं है मुझे लग रहा है। इतनी गाड़ियाँ मैंने अलग अलग देख ली Hyundai की और Kia की, क्रेजी भाई। तो अब मुझे 1.1 किलोमीटर के बाद राइट लेना है, मतलब एग्जिट मारना है इस हाईवे को। तो पहले इंडिकेटर दे देता हूँ भाई, और सबसे जो राइट वाली लेन है उसमें शिफ्ट हो लेता हूँ, क्योंकि आप जब कट लेना होता है उस दम एकदम से नहीं काट सकते, तो ये थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चलो जी एग्जिट ले लिया, और इनका नेविगेशन तो भाई स्पीड ब्रेकर तक बता रहे हैं, कैरी स्पीड बम्प इज अहेड। भाई क्रेजी सीन चल रहे हैं यहाँ तो, गजब ही नेविगेशन है यहाँ, और एक चाइना का भी तगड़ा ही था भाई। टर्न राइट, देख लो भाई मतलब एक एक चीज बता रही है नेविगेशन में भाई, क्रेजी है तो नेविगेशन। अब राइट लेना है, और डेस्टिनेशन भी अपनी 2 किलोमीटर रहेगी खाली बस। तो ये अब सोसाइटीज़ वाला एरिया आ गया, और यहाँ पे ना ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एरियाज करके होते, शायद ये स्कूल के आसपास वाले एरिया होंगे। इधर स्पीड लिमिट काफ़ी कम होती, मतलब 30 के आसपास 40 के आसपास। देखो इस तरह का येलो सा सिग्नल भी आता है चाइल्ड से रिलेटेड। अब अपने को राइट लेना है भाई। बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है यहाँ की पार्किंग का तो, बट कैसे तैसे हो गया। B4 में अपनी पार्किंग है, और मैकेनिकल पार्किंग है यहाँ पे ना। एक बंदे थे यहाँ पे, मतलब काफ़ी हेल्पफुल थे भाई, इंग्लिश तो उन्हें आती नहीं थी, बट उन्होंने ट्रांसलेट कर करके गाड़ी तो मेरी लगवा दी है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक बार ज़रा सामान रखा हूँ, चेक इन कर लूँ अच्छे से। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इंग्लिश की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और दूसरा है भी भाई पता नहीं कुछ एडवांस चीज़ें, मतलब लिफ्ट वाली वो है यहाँ पे कार पार्किंग ना। दिखाऊंगा सब कुछ। अभी फ़िलहाल लिफ्ट लेके मुझे जाना है ऊपर, कौन सी फ्लोर पे जाना है वो भी नहीं पता। अभी मैंने मैसेज किया अपने एयरबीएनबी वाले ओनर को,
अब वो बताएंगे। 27th फ्लोर पे अपना एयरबीएनबी, टोटल है 28th फ्लोर। अभी मैं B4 में हूँ, मतलब बेसमेंट 4 में। भाई सब कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पे हूँ यार मैं। बिल्डिंग तो अच्छी है, मॉडर्न बिल्डिंग है काफ़ी। अपार्टमेंट भी अच्छा, मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट है, रूम के अंदर ही किचन और वॉशरूम टाइप जो बना होता है ना। कितने का मिला सब बताऊंगा अभी। हाँ, अभी तो मैं चीज़ें प्रोसेस करने में ही लगा हुआ हूँ। आज ये ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो जापान से भी थोड़ा यूनिक है। जापान में एटलीस्ट ये था भाई कि वहाँ पे ना अपने रोड, मतलब राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में ही थी, और स्टेयरिंग व्हील राइट साइड में था। तो इंडिया वाला सिस्टम था, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई रेंटल कार में। यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे थोड़ी। तो ये है भाई होटल 365 से, रूम नंबर है अपना 2734। ये देखो इस तरफ जाना पड़ेगा। तो मतलब ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, पता नहीं क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग, बट इसी में सब 27वीं फ्लोर पे होटल बना हुआ है इनका। होटल या एयरबीएनबी जो भी आप समझो। ये मिल गया जी रूम अपने को, और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और गेट खुल जाएगा। लो जी लो, टूर ले लो। एंटर करते ही इतना बड़ा सा मिरर है यहाँ पे। देन राइट साइड में एक डेस्क लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ये कपड़े टांगने के लिए, हेयर ड्रायर है, बाल का स्ट्रेटनर तक दे दिया इन्होंने। तो भाई यहाँ एक विंडो है, लाइट देखो कितनी अलग सी है यहाँ पे। तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है सेपरेट। कमरा तो क्या ही क्या होगा इसको। देन राइट में है बाथरूम। भाई बाथरूम बड़ा कर देते थोड़ा सा है, खैर ठीक ही है। टॉयलेट सीट लगी हुई है, सामने शावर एरिया। और भाई यहाँ पे भी जेट नहीं है। जापान में ये तो सुख था कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक टॉयलेट सीट्स थी, वो वाली पिचकारी वाली। यहाँ पे नहीं है, यहाँ सब टिश्यू यूज़ करते हैं वो देखो। फिर मैं अपना वो जेट ले आया हूँ पोर्टेबल वाला, क्योंकि अपना इंडियंस का तो गुजारा चलता नहीं, पता है आपको। उसके बाद जी हम पहुँच गए हैं अपने मेन बेडरूम में। एक डबल साइज़ बेड लगा हुआ है, ठीक ठाक सही है। मतलब मेरे जैसे दो तो ना सो पाए कभी भी इतने साइज़ के बेड पे, एक ही आराम से सो सकते हैं, क्योंकि मैं तो लैपटॉप भी खोलता हूँ साइड में। और व्यू देखो भाई 27वीं फ्लोर का, ओए होए होए होए, मस्त पूरा सिटी दिख रही है, देख रहे हो। क्रेज़ी भाई क्रेज़ी है, देखो नीचे से यहाँ। देन और क्या है, टीवी लगा हुआ है। ये क्या भाई, अरे कुछ गीज़र वीज़र लगे हुए हैं यहाँ, हीटर है ना। ये सब बंद ही कर देते हैं, अपने काम का नहीं है। बाकी कुछ शेल्फ है, नीचे ड्रॉर्स है। ये क्या है, ये है अलमारी है जी, यहाँ आप कपड़े वपड़े टांग सकते हो। छोटू सा अपार्टमेंट है। ये भी है कुछ। अच्छा, ये फ्रिज होगा, वो फ्लश इन वाला फ्रिज है पूरा दीवार में। ऊपर बोतलें दे रखे 2 पानी की, और नीचे फ्रीजर होगा। हाँ ये फ्रीजर है। बाकी जी छोटी सी मिनी किचन भी है, इंडक्शन दे रखा है यहाँ पे 2 वाला। सारे बर्तन वर्तन है, सिंक है, प्लेट्स, वॉशिंग मशीन है, इसमें बर्तन रखे हैं रे। बाकी एक माइक्रोवेव है, केटल है इलेक्ट्रिक, और यहाँ भी खाली है। तो इधर भाई शीशा लगा हुआ है, डस्टबिन वगैरह, एक टेबल है खाना वाना खाने के लिए, सही है भाई ये। बाकी ये पूरा बटन्स का पैनल है। एसी वेसी चलाना हो, कोमैक्स करके ब्रांड है कोई। तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को 1-2 दिन तो चीज़ें प्रोसेस करने में ही लग जाएंगे यहाँ पे। तो मेरे को थोड़ा दिन एक्स्ट्रा करने चाहिए थे। असल में 4 कंट्रीज़ की ट्रिप है ना ये, तो इस वजह से थोड़े दिन मैं ज़्यादा दे नहीं पा रहा। साउथ कोरिया में तो मैं फिर भी हूँ 10 दिन अभी, बट देखते हैं, लेट्स सी जो भी बनती है बात। अभी फ़िलहाल बाहर चले या खाना बनाऊँ, क्योंकि शाम हो गई है भाई, 4:30 बज गए और मैंने कुछ खाया नहीं है। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से एक मैगी बना लेता हूँ ना, मैगी बना के निकलेंगे। इस बार मैं लेकर आया हूँ चावल, मैगी, थोड़ा रेडी टू ईट भी, क्योंकि भाई यहाँ पे खाना मिलता नहीं है, और मिलता है इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत महंगा मिलता है। तो मैंने कहा एयरबीएनबी लेंगे, होटल जितना ही पड़ता है लगभग, कुकिंग करके खुद का खाना बना लेंगे अपने हिसाब से जब चाहिए, है ना। वैसे तो यहाँ पे डिलीवरी ऐप्स वगैरह भी होंगी, वो सब आपको अभी बताऊँगा धीरे धीरे। मैं सेटल डाउन हो जाऊँगा आज के दिन, इसलिए मैंने आज का दिन ज़्यादा एक्सप्लोर कर रखा नहीं। बस यही था कि मैं चीज़ें समझ जाऊँ आने के बाद यहाँ पे। फिर कल से प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे साउथ कोरिया में सियोल सिटी को। इस इंडक्शन को समझने में 15 मिनट लग गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, कोई चाइल्ड लॉक लगा हुआ था। फिर समझ आया ये CL लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया और चल गया, मतलब वो चाइल्ड लॉक हट गया। फिर स्टार्ट कैसे करना है वो भी नहीं समझ आ रहा था। फिर यहाँ नज़र गई तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो भाई सब कुछ ना, पर ये लिखा कोरियन में है। तो मैंने इसकी फ़ोटो लेकर ट्रांसलेट करा और सारा इंग्लिश में आ गया कि कैसे कैसे क्या क्या ऑन करना है। अब जाके तो ये ऑन हो चुका है। अब इसमें बना लेते हैं अपनी मैगी फटाफट से। लो जी लो, गर्मा गर्म मैगी रेडी हो गई है। मैगी मैंने लास्ट 1.5 महीने से नहीं खाई, क्योंकि जब तक मैं अपने घर रहता हूँ तो ये चीज़ें अवॉइड कर रखी है। पर अब ट्रिप पे कोई ऑप्शन होता नहीं भाई, खाना ही पड़ता है यार। आधे घंटे के लिए लेटा था, रात के 10 बज गए, पता ही नहीं चला भाई। फिर से 4-5 घंटे सो गया, और ये मेरे को करना नहीं था, क्योंकि अब मैं शाम में सो गया तो रात भर नींद आएगी नहीं, कल का दिन भी ख़राब होगा।
तो मैंने कहा चलो अभी चलते हैं, थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, रोड भी थोड़ी खाली होंगी ना, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। B4 में जाना है अपने को। और अभी ना मैं गाड़ी में गोप्रो के माउंट वगैरह सब कुछ सेट कर दूंगा ताकि कल दिन में टाइम वेस्ट ना हो, कल सीधा ना घूमने की जर्नी शुरू करे। और यहाँ मेरे को लग तो नहीं रहा ऐसा जिस बिल्डिंग में लेट नाइट भी अगर मैं आऊँगा तो कोई दिक्कत होएगी। हाँ, एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा मैंने 14 किलोमीटर दूर, 30 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो वहाँ तक जाऊँगा, ड्राइविंग भी हो जाएगी और खाना भी खा लूँगा। ये आ गया भाई मैं बेसमेंट नंबर 4 पे, यहाँ से शायद एंट्री है पार्किंग की। अब आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पे किस तरह की पार्किंग चलती है। तो ये है भाई यहाँ का पार्किंग लॉट। अब ये तो है नॉर्मल पार्किंग, ये तो आपने हर जगह देखी होगी, बट मेरे जो एयरबीएनबी के साथ मुझे पार्किंग मिली है वो मिली है मैकेनिकल या फिर ऑटोमेटिक वाली पार्किंग, जो है इस तरफ। ये देखो भाई ऐसी कुछ पार्किंग्स है ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, ये भाई पूरा घूम जाता है। अभी दिखाऊंगा। मेरी गाड़ी जो है वो 4 नंबर पे पार्कड है, तो ये हो गया 3 नंबर। देखो इस तरह की लिफ्ट विफ्ट लगी हुई है। असल में होता क्या, गाड़ी आप लाओ, इसके ऊपर खड़ी करो, फिर वहाँ से कुछ कुछ करना पड़ता है, ये घूम जाता है, फिर गाड़ी आपकी सीधी सीधी अंदर लेकर जाओ इस प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे ले जाके बस यहाँ पे पार्क करके छोड़ दो। गाड़ी अपने आप भाई पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। देखो ऊपर है ये मल्टी लेवल पार्किंग, कितनी सारी गाड़ी है, ओए होए होए भाई, लाइन से देख रहे हो आप। मेरा तो मतलब नज़र तक भी नहीं जा रही कितनी पार्किंग हो जाती होगी। तो सियोल में पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसी चक्कर में यहाँ पे इस तरह की मैकेनिकल पार्किंग बनी हुई है। तो ये आ गया भाई अपना 4 नंबर, और अपनी गाड़ी है यहाँ पर। तो ये इस तरह का पार्किंग है लोटे E&M। तो करने उन्होंने बता दिया था मुझे, यहाँ पे अपने गाड़ी का 4 डिजिट का नंबर डालना है, उसके बाद ये पिंक वाला बटन दबाना है। ये दबा दिया भाई मैंने, जैसे मेरा नंबर है 1237, फिर ये पिंक वाला प्रेस तो कर दिया भाई। हाँ आ रही है देखो। तो ये शटर सा बंद हो रहा है भाई, ये सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि अगर ये शटर बंद नहीं करेंगे कोई अंदर घुस गया और लगभग आ गई तो इसलिए। तो ये देखो भाई, अब ये जो प्लेटफॉर्म है अपने आप उठ के ऊपर जाएगा और मेरी गाड़ी को ले आएगा खुद से, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक है। अब निकालते टाइम तो मैं सीधी निकाल लूँगा यहाँ से और ऐसे घुमा के चला जाऊँगा जहाँ से भी एग्जिट होगी। इधर तो नहीं है, उधर ही है एग्जिट कहीं पे। पर जब आप आते हो तो आप यूँ लेकर आओगे ना गाड़ी को, तो ऐसे ही रखना इसके ऊपर, और ये पूरा घुमा सकते हो आप, और फिर घूम के इधर मुँह हो जाता है। और पार्क करने के लिए भी नंबर डालो और ब्लू वाला दबा दो, निकालने के लिए पिंक वाला। लिखा क्या मुझे नहीं पता क्योंकि सब कोरियन में लिखा हुआ है। और ये पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे एयरबीएनबी के साथ। देखो पता नहीं कहाँ गया भाई, ये ज़्यादा ही ऊपर चली गई अपनी गाड़ी लग रहा है। मेरे ख्याल एक लाइन में कुछ 16-17 गाड़ियाँ तो लगी जाती होंगी आराम से, है ना। वो तो पार्किंग में एक भाई साहब थे, उन्होंने समझा दिया ये, वरना मुझे कहाँ पल्ले पड़ता भाई कौन सी मैकेनिकल पार्किंग कहाँ खड़ी करनी है। हालांकि इंडिया में भी अब ऐसा सिस्टम आ गया कई जगहों पे, बट ऐसे बिल्कुल ही गैराज टाइप का बन गया। आगे पल्ला, मतलब ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर प्लेटफॉर्म घूमने वाला, ये तो मैंने अपने इंडिया में नहीं देखा अभी तक फ़िलहाल। उन भाई साहब ने बता दिया था, वहाँ पे उनका ऑफिस था किनारे में, अब तो चले गए होंगे। और उन्होंने मेरे को कहा था अगर आप दिन में लगाओ गाड़ी तो ओपन में लगा देना, यहाँ बाहर जो पार्किंग है, बस रात में जब भी आओ तो नाइट स्टे के लिए आपको यहीं पे लगानी है। अगर आप यहाँ नहीं लगाओगे तो अगले दिन से आपके पैसे लगने शुरू हो जाएंगे वहाँ के। तो मैंने कहा पैसे क्यों देने भाई, फ्री में करूँगा। अच्छा बाकी मेरे को एयरबीएनबी जो पड़ा है वो पड़ा है 18,000 रुपीज़ का 3 रातों के लिए। तो आप देख लो भाई 6,000 रुपये से भी ऊपर पड़ गया पर नाइट। यहाँ पे होटल रूम भाई 9-9, 10-10 हज़ार रुपये के है। तो ये 6,000 में किचन के साथ एयरबीएनबी मिल गया तो बढ़िया है, क्योंकि खाना वाना खुद से कुछ बना के पैसे बचा सकता हूँ, प्लस पार्किंग फ्री मिल रही है इसमें। वरना गाड़ी लेके अलग से पार्किंग करोगे बहुत फटका लगेगा। और ये थोड़ा सा ना सियोल के जो सिटी सेंटर है उससे 14-15 किलोमीटर बाहर है। अगर मैं वहाँ लेता तो भाई वहाँ तो 10,000 रुपये से भी ऊपर थे, होटल भी और एयरबीएनबी भी। भाई ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट हो चुका है, पता नहीं क्या करे यार, ये कितनी ऊपर गई थी मेरी गाड़ी, समझ नहीं हो रहा। आ जा भाई, अब तो आवाज़ ऐसी तो आ रही है, शायद आने वाली होगी, पता नहीं क्या सीन है। हाँ तो इसलिए मैंने दूर लिया, क्योंकि अपने पास यार गाड़ी तो है ही, मैं चला जाऊँगा सिटी सेंटर घूमने कल गाड़ी से, है ना, दिक्कत नहीं होगी। आ गई गाड़ी, ये भाई प्लेटफॉर्म आ गया नीचे, ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है अपनी इसमें। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अब अंदर जाऊँगा, बैठूँगा, गाड़ी स्टार्ट करके बैक लाऊँगा। ये लो जी, खुल गया है शटर हमारा। अच्छा भाई मुँह भी बदल दिया इसने, क्या बात है यार। मतलब मैंने लगाई थी गाड़ी, यूँ लगाई थी और इसने यूँ कर दिया अपने आप। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, एक नंबर भाई। खोल ले, गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल गया मैं, शिट। दिमाग इतनी जगह चल रहा है ना भाई, बताओ चाबी भूल आया। अब 27वीं फ्लोर पे फिर से जाओ, फिर नीचे आओ, और तब तक वो शटर सा बंद ना हो गया हो, पता नहीं। ये देखो ये छोड़ रखी थी बेड के साइड में, आई होप भाई बंद ना हुआ हो, क्योंकि टेक्निकली तो खुले रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी, देखते हैं जी, कहीं ऊपर चली गई हो गाड़ी वापस, जानी तो नहीं चाहिए। हाँ नहीं गई ना, ये देखो भाई
चलो जी चलो बैठते हैं गाड़ी में। बार बार मेरी ना आदत उधर की हो रही है जाने की, इधर जाना है अपने को। लो जी लो, ये लग गया अपना ओस्मो एक्शन। अब इससे रिकॉर्डिंग होएगी, मेरे को फ़ोन यूज़ नहीं करना पड़ेगा चलते चलते। बाकी फ़ोन को ना इससे भी एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। कार प्ले तो होगा इसमें वायरलेस, इतनी एडवांस गाड़ी है भाई। चलो जी, तो वहीं इंडियन रेस्टोरेंट के पास में एक पार्किंग है, उसकी लोकेशन ना मैंने पहले ही लगा ली, क्योंकि फिर वहाँ जाके ढूंढने में तो सरदर्दी हो जाती है बहुत ज़्यादा। चलो जी एग्जिट मारते हैं। अब रात के टाइम मैंने ना, सही है वैसे निकाल रहा हूँ, इस टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा तो कम से कम भाई एक्सीडेंट के भी कम चांसेस है। और मैंने जस्ट अभी इसका एक्स्ट्रा फुल वाला कवर ले लिया, क्योंकि मतलब कवर वो वाला कवर नहीं, इंश्योरेंस कवर, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि जब इतना ख़तरनाक सीन है थोड़ा सा, मतलब मुझे पहली बार किसी दूसरी कंट्री में गाड़ी चलाने में थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है, तो मैंने कहा फिर इसका फुल इंश्योरेंस ले ही लेना चाहिए। फालतू में अपने जेब से पैसे क्यों भरने, अगर कहीं लग भग भी जाए गाड़ी, है ना। पूरा अब कवर्ड हूँ मैं अच्छे से। ये भाई खुद से ही इन्होंने कर ली पीछे। एक तो यहाँ पे भाई थैंक यू भी नहीं बोल सकते, सारी गाड़ियों में ना यहाँ पे जेट ब्लैक शीशे करवा रखे लोगों ने। ये बीच बीच में बार बार बोलती रहेगी भाई, तो कैसे चलेगा। यहीं से है ना एग्जिट भाई, कहीं मैं ही गलत जा रहा हूँ, लग तो यहीं से रही है। उन्होंने मुझे शायद से इसलिए पहले जाने दिया क्योंकि मैं चढ़ाई पे था ना। हाँ एग्जिट सही है भाई, मैं तो सही जा रहा हूँ। चलो लेट्स गो जी, निकलते हैं बाहर यहाँ से फाइनली। भूल भुलैया है पूरी यहाँ तो, अभी खुद से खुल जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ खुल गया, चलो लेट्स गो जी लेट्स गो। निकल जाएगी, निकल ही जाएगी। चलो जी चलो, खाली सड़कों पे थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा अब सीन ना गाड़ी चलाने का। वो 7-Eleven अपनी बिल्डिंग के नीचे ही है, बढ़िया भाई। रात के टाइम ना पानी वानी ले आऊँगा मैं। अपने को जाना है अब लेफ्ट। ये एंगोल आरओ करके लोकेशन है ये, जहाँ पे मेरा एयरबीएनबी है। थोड़ा सा डर लग रहा है भाई सही में, पता नहीं क्यों। इतने देशों में गाड़ी चला चुका मैं तो फिर भी डर ख़त्म नहीं हो रहा आज मेरा। और अच्छा यहाँ पे कोरिया में क्या है, अगर आपकी लाल लाइट है ना तब भी राइट साइड, मतलब राइट आप ले सकते हो ऑब्वियसली देख के थोड़ा सा, बट राइट अलाउड होता है। मैंने अभी आधा एक घंटा बैठ के ना सारे रूल्स ही पढ़े हैं ऑनलाइन। मतलब इंडिया के रूल्स मैंने इतने नहीं पढ़े जितने मुझे यहाँ के पढ़ने पड़ गए, समझ रहे हो आप थोड़ा सा। मतलब क्योंकि एक तो रेंटल गाड़ी है, चालान हो गया तो मोटा फटका पड़ेगा। अपनी इंडियन गाड़ी तो बाहर ले जाओ चालान होता नहीं है, क्योंकि कैमरा करता नहीं है कैच। Speed limit is 50 kilometers per hour. हाँ हाँ ठीक है भाई, पता है। 343 meters. Red light and speed camera ahead. बोले जा रही है भाई ये तो। 50 kilometers per hour. In 600 meters. अबे बस भाई, सारे आज ही बता देगी। Speed bump ahead in a minute. बोल ले भाई, स्पीड बम्प, स्पीड कैमरा सब कुछ बताई जा रही है तो। और वो भी 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर एक साथ ही बता रही है सारा। कमाल ही हो गया जी। चलो अब मैं ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ, आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। भाई सही में बहुत डिफ़िकल्ट है यार। 14 किलोमीटर के लिए 30 मिनट दिखा रहा था मुझे, 49 मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक मैं नहीं पहुंचा। 4 बार मैं गलत टर्न ले चुका हूँ। रोड्स ही अजीब है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। एक यहाँ पे बस का लेन का भी सिस्टम है कि बस वाली लेन में नहीं आप घुस सकते। जैसे अभी ये मेरे लेफ़्ट में जो लेन है वो बस की लेन है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। फिर कौन सा फ्लाईओवर लेना है, कौन सा एक्सप्रेस वे लेना है, कौन सा डाउन जाना है, लेफ़्ट जाना है। मतलब इतनी खाली रोड है, इस टाइम पे ही नहीं समझ आ रहा मुझे। दिन के टाइम कैसे करूँगा भाई, परेशान हो जाऊँगा मेरे को लग रहा है। सिटी के अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, पता है। अंदर अंदर इतनी गलियों में जा के कहाँ से फ्लाईओवर चढ़ना है। हाईवे ड्राइविंग इतनी मुश्किल नहीं है, जैसे मैं वहाँ से एयरपोर्ट से होटल तक आया तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। यहाँ कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है भाई। चलो अब तो 900 मीटर रह गई है वो पार्किंग स्पॉट। मेरे को लग रहा है रेस्टोरेंट तो बंद हो चुका होगा, क्योंकि 10:30 दिखा रहा था उसमें, 10:30 भी नहीं 11 दिखा रहा था शायद से, और 11:15 दिखा रहा है मेरा अराइवल। तो देखते हैं और कोई मिल जाएगा तो ठीक है, वरना मेन तो मैं ड्राइविंग के लिए आया था। खाना तो मैं घर पे भी बना सकता हूँ वहाँ जाके, मतलब चावल या राजमा दाल कुछ भी बना लूँगा। Accident prone area ahead. एक ये बार बार बोले जा रही है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और ज़्यादा ऐसे डर सा लग जाता है फिर तो। और वैसे रूल तो ना हर देश में ही होता है ये, कि मतलब आपको अगर लेफ़्ट लेना है तो आप लेफ़्ट लेन में ही रहो, राइट लेना है तो राइट लेन में ही रहो। हम इंडिया में थोड़ा कम रूल फॉलो करते हैं ये वाला, बट वैसे जनरली हर जगह ऐसे ही होता है। तो मान लो मुझे राइट मुड़ना है और मैंने राइट लेन में नहीं ले रखा, लेफ़्ट लेन में हूँ मैं,
तो भाई आपको फिर सीधा सीधा या लेफ्ट ही जाना पड़ेगा, राइट आप अचानक से नहीं कट मार सकते, वरना ड्राइवर पीछे से गालियाँ तो देंगे ही देंगे, प्लस ठीक भी नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो 2-3 बार तो इस वजह से मेरे कट छूट जा रहे हैं बार बार, कि मेरे को जाना मान लो राइट है, मैं हूँ लेफ्ट लेन में, फिर राइट ले नहीं पाता एंड मोमेंट पे आके। बस अब राइट ही दिखा रही है पार्किंग यार यहीं कहीं पे, होपफुली हो खाली, देखते हैं। अच्छा एरिया है ये, JW मैरियट है वो देखो सामने, यही है मेरे ख्याल पार्किंग ना राइट साइड में। लग तो यही रही है भाई। देखो राइट में जा सकता हूँ, बट अभी क्योंकि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, तो जब तक लोग नहीं पूरे पेडेस्ट्रियन क्रॉस नहीं कर लेते तब तक मैं नहीं जा सकता, तो इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए पहले। दिखा इसी गली में रहा पार्किंग। यहाँ के ये है कि ये जो मैप है ना भाई बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब Arrived at your destination. कहाँ है पार्किंग? अच्छा ये है पार्किंग भाई, मिल गई मिल गई A मिल गई। speed bump is ahead. स्पीड बम तो ठीक है, पार्किंग लगाते कैसे है वो भी तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। यहाँ मेरे ख्याल खुल तो खुद से जाएगा, यहाँ देखो खुल गया ना। और निकलते टाइम पे कैसे करना है बस उसमें ना फंस जाऊँ, क्योंकि रात का टाइम है, हेल्प भी नहीं मिलेगी, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। पार्किंग तो इस वक्त ऑलमोस्ट खाली पड़ी है, कहीं भी लगा देते हैं। Speed bumps ahead in a minute. बस जो हैंडीकैप वाली पार्किंग होती है ना वहाँ नहीं आप लगा सकते भाई, उसके अलावा इनमें मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है कि कहाँ लगानी है कहाँ नहीं, कहीं भी लगा दो। चलते हैं भाई, देखते हैं खुला है कि नहीं खुला वो रेस्टोरेंट। इतनी दूर है तो सही, पता चले। अरे भैया ठंड हो रही है बाहर, तो पार्किंग में पता नहीं चलता था, हीटर वीटर चल रहे होंगे ना वहाँ शायद। यहाँ तो ठंड है भाई, जैकेट पहन लेता हूँ। 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पे पार्किंग में, और ये 24 आवर वाली पार्किंग है, क्योंकि कुछ कुछ पार्किंग होती है कि रात को 10 बजे तक ही होती है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लेना। मेरे हिसाब से तो भाई वहाँ से जैसे एग्जिट लेंगे, हाँ ये मशीन लग रही है, इसी पे ही हाथों हाथ शायद से आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड का ऑप्शन तो दे रखा है यहाँ पे। चलो ट्राई कर लेंगे भाई, रात के टाइम अच्छा है ट्राई करने में ना, पीछे से लोग हॉर्न नहीं बजाएंगे। और यहाँ लिखा भी हुआ है प्राइसिंग शायद 10 मिनट का है 3000 वॉन और 20 मिनट का है 5000 वॉन। तो 3000 वॉन कितना हो गया भाई? 10 मिनट का बहुत महंगा है। तो अभी मैंने ट्रांसलेट करा तो पहले 20 मिनट का है 5000 वॉन, फिर हर 10 मिनट का 3000 वॉन। भाई बहुत महंगा सीन है ये तो, मतलब 30 मिनट का 8000 वॉन हो गया, और मान लो मैं 1 घंटे बाद आता हूँ तो 16000 वॉन, यानी 1 घंटे के 1000 रुपये पार्किंग। भाई लुट गया गलती ले ली कार यहाँ पे तो फालतू में। बस खाना मिल जाए, वरना पता चले इतनी दूर आया, पैसे भी लगाए और खाना ही नहीं मिला। जा तो आगे रहा था, मिल गया एक और, ये देखो इंडियन तिब्बतन नेपाली कुजीन, 2nd फ्लोर पे है। अगर ये खुला होगा तो इसी में खा लेते हैं, क्यों रिस्क लेना। ये तो जस्ट पार्किंग के साइड में ही है। तो भाई ऑर्डर के लिए यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, इसी में ऑर्डर कर दिया है। इंडियन में अपना है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, वेजिटेबल मिक्स हो गया, कोफ्ता हो गया, पालक पनीर, पनीर बटर मसाला और नान वान भी है। यहीं पे अपने भाई सब्सक्राइबर मिल गए हैं नेपाल से। क्या नाम है आपका? अच्युत थापा। अचित। अचित उधर सिंधुली से है। अच्छा, भाई जो है यहाँ पे IT का कोर्स कर रहे हैं 4 साल का, तो 1.5 साल हो चुके ना? 1.5 साल हो गया। कैसा लग रहा है साउथ कोरिया? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया है, बढ़िया। लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, सही है। सब नेपाली है ना। हाँ। और ये है कम्युनिटी मिल ही जाती है, जैसे इंडियंस को इंडियंस मिल जाते हैं। कॉलेज में बहुत इंडियन इस साल आए हैं। सही है। चलो, तो ये भाई बता रही है, ये वाला रेस्टोरेंट 12 साढ़े 12 बजे तक खुला रहता है, तो अगर कभी लेट नाइट भूख लगेगी तो यहाँ आ सकता हूँ। बट ये है दूरी है मेरे वहाँ से ना, लगभग आधा 1 घंटा लग जाता है आने में। चलो बढ़िया। अरे सेम, ओके जी। चलो भाई खाना खा लिया है, टेस्ट अच्छा था ओवरऑल। 2 समोसे भी ले लिए थे, बट जो मैंने नान लिया था उसी में पेट भर गया। अब ये पैक करवा लेता हूँ, रात को भूख लगी तो खा लूँगा। तो भाई 2 समोसे, 1 आलू नान और 1 पनीर की सब्जी, इसका जो बिल आया वो आया है 24,000 कोरियन वॉन, इंडिया के अराउंड 1600-1700 रुपये बनते हैं। तो ठीक ही है, मतलब महंगा भी नहीं है सस्ता भी नहीं है इतना कुछ, और पार्किंग के पास था। पर अब अगर आप देखोगे तो भाई खाने के प्राइस में पार्किंग का भी ऐड कर लेना, क्योंकि पार्किंग तो देनी पड़ी ना, रेस्टोरेंट की अपनी कोई पार्किंग थी नहीं। चलो जी देखते हैं अपने कार्ड से पेमेंट करके यहाँ का क्या सीन है, कैसे एग्जिट ली जाती है पार्किंग से। अरे भैया बड़ा पतला सा बना रखा है सिस्टम निकलने का तो इन्होंने। हाँ ये आ गया ना, लिखा हुआ 10,000 वॉन बन रहे हैं अपने टोटल। भाई साहब 800 रुपये पार्किंग लग गई, बताओ 700-800 रुपये। कार्ड से पेमेंट हो जाए बस, हो गई तो खुल जाएगा, हाँ नहीं हुई तो फंस जाऊँगा। यार ये तो कोरियन में दिखा रहे हैं सब कुछ मैटर। हो गई पेमेंट हो गई। चलो जी लेट्स गो भाई, पेमेंट हो गई है। कार्ड कुछ नहीं करना पड़ा, ना कोई बटन दबाना पड़ा, सिर्फ कार्ड लगाया और पेमेंट हो गई डन। चलो जी लेट्स गो।
अलाउड नहीं है क्या इधर? है अलाउड है, लोग जा तो रहे हैं। चलो जी मेन हाईवे पे लग जाते हैं यहाँ से और अपना चलते हैं। 18 किलोमीटर है अब यहाँ से डिस्टेंस। जो ऊपर वाले साइन बोर्ड है ना, जितने भी आपको ये ट्रैफिक सिग्नल के पास में दिख रहे हैं, ये सब तो भाई कोरियन में भी लिखे और इंग्लिश में भी लिखे, लेकिन जो रोड पे मार्किंग है ना सारी भाई, वो पूरी कोरियन में है। तो ये तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रही भाई क्या है। बस नंबर्स देख के मैं पता लगा लेता हूँ कि स्पीड लिमिट 50 है 60 है जो भी है, वैसे दिक्कत है बड़ी। और बाकी ट्रैफिक रूल मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है मैं काफ़ी हद तक समझ चुका हूँ। बस जो ये लेन वगैरह है ना, मतलब कट्स लेने वाले मैप के अकॉर्डिंग, वो थोड़े से मेरे को अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। समझ नहीं आता मतलब अचानक से कहाँ लेना है, कहाँ कैसे जाना है। चलो जी अपने को अब राइट जाना है यहाँ से। तो अब देखो मेरी तो खैर ग्रीन है, मैं जा ही सकता हूँ राइट, पर अगर ये रेड भी होती ना भाई तब भी मैं राइट जा सकता था। अलाउड है यहाँ पे राइट जाना। अमेरिका में भी ऐसे ही है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और लेफ़्ट में आप नहीं जा सकते। लेफ़्ट में जब तक आपका लेफ़्ट ग्रीन एरो नहीं होगा ना तब तक नहीं जा सकते। भले ही ग्रीन लाइट हो रखी है नॉर्मल, तो नहीं जा सकते आप। ग्रीन लेफ़्ट एरो होना चाहिए तभी आप जा पाओगे। लेकिन एक उसमें भी एक्सेप्शन केस है कि अगर लेफ़्ट एरो नहीं भी है तो आप नॉर्मल ग्रीन पे भी जा सकते हो। जैसे अभी ये देखो नॉर्मल ग्रीन है ना, तो इसमें मैं लेफ़्ट नहीं जा सकता, बट एक एक्सेप्शन के अंदर मैं जा सकता हूँ। वो एक साइन बोर्ड बना होता है, मैं बताऊँगा आपको एक रूल्स की अलग से। पूरी ड्राइव जिस दिन होगी ना बढ़िया, उस दिन सारे रूल समझाऊंगा आपको कोरिया में ड्राइविंग के। इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट्स में बताना, बना दूंगा एक वीडियो प्रॉपर। अभी फ़िलहाल मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तो ही आपको समझा पाऊँगा। तो कोशिश यही है अगले 10 दिन में भाई ना तो मुझे कोई चालान करवाना है, ना ही कोई एक्सीडेंट करना है। एक्सीडेंट मतलब छोटा मोटा स्क्रैच भी नहीं मारना, कोशिश तो यही रहेगी मेरी। तो रूल्स के साथ चलाऊंगा, स्पीड लिमिट में रह के चलाऊंगा। और वैसे ही मैं बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भगाता नहीं हूँ गाड़ी, इंडिया में मैं कम ही भगाता हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं। एक्सप्रेस वे हो तो अलग बात है। वैसे मैं स्पीडिंग का इतना शौक है नहीं मेरे अंदर, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क होता है इंसान का जब वो भगाता है ऐसे अंधाधुन, समझ रहे हो आप। तो मैं जब इतना अंधाधुन भगाता ही नहीं तो मेरे मतलब थोड़े चांसेस भी कम है। बाकी फिर भी एक बार थोड़ा सेफ्टी रखनी चाहिए, क्योंकि आप भले ही कुछ गलती ना करो, लेकिन हो सकता है आपके आसपास वाला कर दे, आपके आसपास वाला ठोक दे एकदम से, समझ रहे हो। तो आपको बिल्कुल आंखें खुली रखनी पड़ती है। अब जी एग्जिट करनी है राइट साइड में, फर्स्ट एग्जिट। तो देखो जितने भी टर्न लेने हैं ना अपनी रोड पे रह के लेने हैं आपको, मतलब अपनी लेन में, सॉरी। एकदम से ऐसा नहीं कि टर्न के चक्कर में लेन ही चेंज कर दी, तो उसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। आप अपनी लेन में रहोगे ना तो यहाँ के लोग भी लेन फॉलो करते हैं, वो अपनी लेन में रहेंगे, आप अपनी में रहो, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये अच्छी बात है, रात भर में भी यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल वगैरह सब चालू है, तो मेरे को अच्छी प्रैक्टिस हो रही है अब इसकी वजह से ना। यार मेरे को सीधा जाना है तो मैं सीधा ही ले लेता हूँ ना राइट से, हाँ, क्योंकि ये दोनों लेन है, सीधा भी और राइट मुड़ने की भी, तो सीधे सीधे मैं निकल जाऊंगा मैं। पर ये है कि अगर मान लो राइट का बंद हो गया, राइट तो खैर रेड में भी अलाउड है, पर मुझे फिर राइट लेना ही पड़ेगा पीछे वाले, वरना हॉर्न बजाने लग जाएंगे। तो ये यहाँ पे दिक्कत है। देखो अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया ना, जबकि इतनी बार मैं ये चीज़ रिकॉल कर चुका हूँ, बट स्टिल मेरे अंदर कन्फ्यूज़न आ गई है। तो मुझे इस लेन में नहीं रहना चाहिए था, लीगली रह सकता था मैं, बट वैसे नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि एकदम से अगर रेड लाइट हो जाती तो राइट मुड़ने वाले तो मेरे हॉर्न बजाते रहते कि भैया मुड़ो मुड़ो, मुझे राइट मुड़ना नहीं था, मेरे को तो स्ट्रेट जाना था, तो तब दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए मुझे बीच वाली लेन में रखनी थी कि सीधा सीधा निकलने वालों के लिए। यही है भाई, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अभी मेरे को रात में इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है, तो कल मैं चलाऊँगा तो दिन में ट्रैफिक में क्या हाल होगा मेरा। जापान में भी मैंने पता है टोक्यो में ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई थी, वरना टोक्यो में चलाता तो बहुत परेशान हो जाता। मैंने आउटस्कर्ट्स में ही चलाई, दूसरे जो गाँव गया था वहाँ इतने ना ट्रैफिक रूल्स भी नहीं थे और इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी। लेकिन यहाँ कोरिया में तो भाई चलानी पड़ेगी मेरे को। मेरे ख्याल से तो मैं ऑरेंज पे क्रॉस हो गया था जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, क्योंकि मेरे साथ वाली गाड़ी थी वो भी मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट साथ चल रही थी, उसने भी क्रॉस कर ही लिया था। हाँ भैया ड्राइविंग इजी नहीं है कोरिया में, दिमाग की दही हो गई मेरी तो। अच्छा देखो ये जो लेफ़्ट में सबसे बसेस चल रही है ना, उस लेन की जो एक पट्टी है वो है येलो लेफ़्ट में, और राइट साइड वाली है ब्लू। तो इसका मतलब है वो बस वाली लेन है भाई, आपको बस वाली लेन में नहीं चलानी, वरना हैवी फाइन्स पेनल्टी वगैरह है यहाँ पे ना बस लेन में, अगर आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हो तो अपना इधर ही रखो, वो बस वाली में बस को जाने दो। वैसे रात के टाइम तो मुझे लग नहीं रहा होगा ऐसा, पीक आवर्स में ज़्यादा होता है, बट फिर भी रात के टाइम भी क्यों रिस्क लेना भाई फालतू में। यहाँ पे वो जो सब्सक्राइबर मिले थे ना अभी नेपाली रेस्टोरेंट में, वो बता रहे थे कि यहाँ पे पुलिस वुलिस ज़्यादा नहीं होती, बट यहाँ पे कैमरास जगह जगह पे लगे हुए हैं, तो आपका चालान तो हो ही जाएगा। ये देखो फिर बोल पड़ी है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। अब देखो मेरे को सीधा जाना है ना, तो मेरे को बीच वाली लेन में रखना चाहिए,
मैं बीच में हो गया, क्योंकि उधर वाली लेन सीधी और राइट दोनों के लिए है। और वही मैंने आपको समझाया था ना, अगर रेड लाइट हो गई तो राइट वाले तो जा सकते हैं, लेकिन मैं अटक जाऊंगा और मुझे ज़बरदस्ती फिर राइट ही लेना पड़ेगा पीछे वालों के चक्कर में। तो इसलिए भाई पहले ही अपना दिमाग का चला के और कौन सी लेन में रहना है वो सोच समझ के रखना पड़ता है। पर यहाँ के लोग अभी तक तो मुझे सही लगे हैं, बट मैंने जो पढ़ा है ऑनलाइन उसके हिसाब से लोगों में पेशेंस नहीं है यहाँ पे गाड़ी के मामले में ना। मतलब आपको बेखामखा में हॉर्न बजाते रहेंगे पीछे से, ऐसा मैंने पढ़ा है आज। बाकी मुझे मिला तो कोई ऐसा नहीं है। और रेसिज्म की बात करें, काफ़ी लोग कहते हैं कि कोरिया में इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है, तो आज तो खैर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जितने भी मेरे को कोरियंस मिले हैं, चाहे वो कार रेंटल वाले हो, एयरबीएनबी वाले हो, या फिर अभी आसपास भी लोकल मिले वो पार्किंग वाले भाई साहब थे, उन्होंने इतनी हेल्प करवाई मेरी, तो मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ। बाकी आगे होगा अगर कुछ रेसिज्म तो बताऊंगा आपको। ये क्या भाई, एक येलो दो येलो, ये तो कुछ नया देख रहा हूँ मैं, शायद ख़राब थी वो। अब मेरे को लेना है राइट 300 मीटर्स पे, तो मैं पहले ही लेन चेंज करके राइट लेन ले लेता हूँ भाई, ताकि अचानक से उस टाइम पे मेरे को ना मोड़ना पड़े। क्योंकि फिर एकदम से ना अगर पीछे से गाड़ी आ रही है तो लोग मोड़ने नहीं देते, हॉर्न बजाने लग जाते हैं। ओ स्पीड कैमरा है, मैं स्पीड लिमिट में ज़्यादा था थोड़ा, 50 की लिमिट थी, मैं 54 पहुँच गया। एकदम से मैप ने बता दिया कि भैया स्लो हो जाओ, चलान हो जाएगा वरना। तो लो जी, अब यहाँ से मैं उतरा हूँ डाउन, लेट्स गो। इस बार शायद मैं कट मिस ना करूँ कोई और सीधा सीधा अपने एयरबीएनबी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि आते वक्त तो मैंने 4-5 कट मिस कर दिए थे वही लेन के चक्कर में, कि जाना लेफ़्ट था, ले लिया राइट में, फिर ज़बरदस्ती स्ट्रेट जाना पड़ा, लेफ़्ट नहीं मुड़ पाया। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब सीधा एयरबीएनबी पहुँच जाऊँगा बढ़िया से। अभी भाई कुछ तो कन्फ्यूजिंग सा हुआ, मैप दिखा रहा था राइट, फिर एकदम से बताया लेफ़्ट। अब मैं उस चक्कर में मैप देखते देखते लेफ़्ट हुआ, बट मेरे हिसाब से रेड लाइट हो रखी थी और मैं शायद से भाई रेड लाइट जंप कर गया। अब इस चीज़ का चालान आएगा नहीं आएगा पता नहीं भाई, चांसेस है चालान आएगा शायद से। क्या यार, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है सही में। चलो कोई नहीं भाई, डरने का क्या बात है, आ जाएगा 2-4-5 हज़ार का चालान, भर देंगे, एक्सपीरियंस तो मिल रहा है कम से कम, डर तो ख़त्म होगा। कुछ ना इनको ऐसी ऐप देनी चाहिए थी जिसमें इंस्टेंट पता चल जाए आपका चालान हुआ है या नहीं हुआ है। कम से कम बंदे को आइडिया तो रहेगा, अब 10 दिन सस्पेंस बना रहेगा कि पता नहीं इस चीज़ का चालान हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई कि ना हो चालान, ढंग से करूँ, बट सही में एक्चुअल में कन्फ्यूजिंग है भाई, बहुत ज़्यादा रोड्स हैं यहाँ की, स्पेशली ऐसे एकदम से लेफ़्ट राइट हो जाती है। जैसे अपने दिल्ली या गुड़गांव में आप देखोगे एरो सिटी में है ना, एकदम से फ्लाईओवर ऊपर चढ़ रहा है, डाउन चढ़ रहा है, वैसी हाल है यहाँ पे, कुछ उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम है समझ लो। अब मुझे लेफ़्ट लेना है तो लेफ़्ट लेन में ले लेते हैं भाई। तो देखो ये बना है ना, पर्पल लाइन बनी हुई है रोड पे, अगर आपको दिख रही हो तो ये मैप तक में भी बताता है कि पर्पल लाइन वाली रोड में लेना है। जैसे राइट साइड वाली लेन में देखो ग्रीन बनी हुई है पट्टी, तो मैप में बता देगा कि ग्रीन रखना है आपको या पर्पल रखना है। तो काफ़ी एडवांस है भाई यहाँ का मैप सही में, और लेन मार्किंग भी परफेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि मिटी हुई है हर जगह या गायब भी है, बढ़िया है सिस्टम ओवरऑल। बच गया भाई, अभी मैं लेफ़्ट ले लेता ना तो उधर जाना पड़ता मुझे ज़बरदस्ती, सही टाइम पे याद आ गया। तो इस टाइम देखो रोड खाली है, तो मैं ऐसे डिसीजन ना एंड मोमेंट पे ले पा रहा हूँ कि राइट लेन में रखना है लेफ़्ट लेन में। अब ये दिन में कल परेशानी होएगी मुझे एकदम से, क्योंकि पीछे ट्रैफिक बहुत होगा और लोग लेने नहीं देंगे एकदम से लेफ़्ट टू राइट कट। हालांकि लीगल है ये लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि आप देखोगे डॉटेड लाइन्स है बीच में, बट लोगों का क्या कर सकते हैं भाई, वो तो हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे। राइट लेना है ओवरपास में, देखो मैप में भी मुझे दिख गया है कि पिंक जहाँ पे पट्टी बनी हुई है उस वाले पे रोड पे चढ़ना है, और यहाँ भी पिंक पट्टी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि मिट गई है, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। लेट्स गो भाई, चढ़ गया ऊपर। एंड देखो भाई यहाँ पे 70 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है, मैं चल रहा हूँ 68 पे। अब ये लोग मेरे से आगे कैसे निकाल के जा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं लोग एक्चुअल में, जैसी ना जो इनका नेविगेशन सिस्टम है वो बताता है कि कैमरा इतने मीटर आगे है, तो ये जैसी कैमरा आने वाला होता है ना भाई उस टाइम पे लगा लेते हैं ब्रेक, और कैमरा जैसी जाता है उस टाइम पे कर लेते हैं ओवरटेक। तो अब ये इस पूरे हाईवे की 70 की लिमिट है, लेकिन कोई भी 70 पे चला नहीं रहा, रूल फॉलो कर नहीं रहा यहाँ पे। सिर्फ क्यों? क्योंकि यहाँ कैमरा नहीं है, जैसी कैमरा आएगा ये सब 68 69 पे हो जाएंगे, कैमरा निकलते ही पंजा दबा देंगे फुल। तो ये सिस्टम है, अब समझ आया मेरे को भाई, थोड़ा ऑब्जर्व की ना मैंने चीज़ें कि क्या चल रहा है, तब हुआ रियलाइज़ कि हाँ अब जैसी कैमरा आएगा देखना सबके सब स्लो हो जाएंगे, इसमें बता देगा 500 मीटर के बाद कैमरा है, 600 मीटर के बाद कैमरा है। भाई सही है भाई, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया जा रहा है साउथ कोरिया में। देखो ये बता रहा था भाई, अभी वैसे सबकी रेड लाइट हो रखी है, बट मेरी लेफ़्ट में ग्रीन एरो आ गया, इसका मतलब मैं लेफ़्ट ले सकता हूँ यहाँ से। अब
तो ये मुझे दोपहर को बात नहीं पता थी भाई, मैं तो रुक जाता था ऐसे ही और फिर पता नहीं चल पड़ता था, बट अब पढ़ के आया हूँ पूरा। अब ये येलो ब्लिंक का मतलब है थोड़ा सा मैं एक बार रोक लूँ और इधर उधर देख के निकल लूँ भाई। ये तो जापान में भी था, 30 की स्पीड लिमिट वाला एरिया है, ये स्कूल जोन होगा आसपास कहीं ना। तो अच्छा है नेविगेशन सिस्टम, मतलब नेविगेशन बता देता है कि भैया 30 की लिमिट है, तुम 30 से ऊपर जा रहे हो, धीरे हो लो थोड़ा, ज़्यादा उड़ो मत हवा में। हाँ पहुँच ही गए भाई, बस 500 मीटर रह गया अपना एयरबीएनबी। नीचे 7-Eleven था, वहाँ से पानी की बोतलें भी लेनी है और कुछ फ्रूट वूट ले लूँगा कल सुबह के लिए। लो जी आ गई है अपनी बिल्डिंग, अब ये खुल जाएगा खुद से ही। लेट्स गो भाई। और अब हमें जाना है B4 पे सीधा बेसमेंट में। चलो जी, फर्स्ट विल नाम है इसका जगह का, मतलब बिल्डिंग का। और जैसे ही मैं देखो यहाँ आया ना, सामने सायरन बज पड़ता है ताकि उधर से कोई आ रहा हो तो उसको पता चल जाए कि भाई गाड़ी आ रही है आगे से। तो ये अच्छी चीज़ है, सायरन लगा दिया इन्होंने टर्न पे। और मिरर तो लगा ही रखे हैं, देखो यहाँ भी सायरन है, वो टिम टिम कर रहा है ना पिंक कलर का। बाहर आवाज़ आ रही है इसकी बहुत तेज़, अंदर तो मेरे को पता नहीं चल रहा, पर जब मैं नीचे खड़ा था ना गाड़ी लेने आया था उस टाइम पे बजे जा रहे थे बार बार जैसी कोई गाड़ी आती थी। तो अब क्योंकि रात का टाइम है भाई, तो अपने को वो मैकेनिकल लिफ्ट में ही लगानी है पार्किंग। ये गाड़ी क्या कर रही है यहाँ ओपन में, अच्छा लगा रही है पार्किंग। लो जी लो, B4 में आ गए हम और लेफ़्ट मुड़ते ही अपनी मैकेनिकल पार्किंग है यहाँ। तो मुझे लग रहा है मैं लगा तो किसी में भी सकता हूँ 1 2 3 4, बट मैं 4 में ही लगाऊंगा, उन्होंने पहले 4 में ही कहा था। और अब तो मैं डायरेक्ट ही मोड़ के लगा दूंगा, ये गोल घुमाने वाले का तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 4 नंबर पे डायरेक्ट लगा देते हैं। तो बस ये स्ट्रेट अच्छे से करके लगानी होती है ताकि भिड़े ना। और सामने देखो मिरर लगा हुआ है, आपको दिख रहा है वो हेडलाइट जहाँ जल रही है, तो मिरर में आपको देख देख के अंदर लेनी है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि लेफ़्ट मोड़नी है राइट मोड़नी है। बाकी शीशों का आइडिया खुद से लगा लो साइडों का। चलो जी, स्ट्रेट जाती जा रही है। और सामने देखो वो हरी बत्ती जल रही है ना, वो भी बता रही है कि आते जाओ सेफ है सब कुछ। लेट्स गो भाई। कितना ले जाना है, हाँ काफ़ी है मेरे हिसाब से। देखो वो रेड लाइट हो गई है ना सामने, तो इसका मतलब यहीं रोकना है। चलो जी हम उतरते हैं गाड़ी से। ये देखो भाई मैंने गाड़ी लगा दी, अब आप देखना उधर मुंह करके लगाइए जब, लेकिन कल लेने आऊँगा ना तो इधर मुंह करके मिलेगी, ये प्लेटफॉर्म घूम जाता है। तो हम सिंपल गाड़ी का नंबर डालना है यहाँ पे 1237 1237। दब जा, अबे हाँ अबे ठीक है। और अब इस बार दबाना है ब्लू वाला, ब्लू दबा के ये रेड वाला। तो ये देखो भाई वापस से ये शटर हो रहा है बंद और अपनी गाड़ी जो है वो उठ के चली जाएगी सीधा ऊपर। हाँ वो देखो अंदर, अरे अच्छा पहले ही घूम रही है भाई, ये देख रहे हो यहीं पे घुमा दे रहा है ये पहले से ही, फिर घुमा के फिर ऊपर ले जाएगा गाड़ी को। सही है ना चीज़ भाई। चलो मतलब लोग अंदर डाल के बस बटन दबा के छोड़ देते हैं, अपने आप चली जाती है। आने के टाइम पे वेट करना पड़ता है गाड़ी का, वैसे डाल के चले जाओ तो सही है सिस्टम। तो एक ही जगह पे मल्टीपल गाड़ी पार्क करने का अच्छा जुगाड़ है। और बिल्डिंग के अंदर जाने का भी देखो भाई, मतलब पहले बेल बजाना पड़ता है फिर पासवर्ड डालना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे भी ना ग्राउंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा 1 से शुरू होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4 ग्राउंड फ्लोर को ही 1 बोलते हैं जैसे जापान में था, फिर उसके बाद सीधा बेसमेंट आती है। तो अभी मेरे को 1 पे एग्जिट लेनी है क्योंकि 7-Eleven जाना है ना। गाड़ी में सीरियसली पता नहीं चलता भाई, हीटर चल जाता है ना, बाहर आके पता चल रहा है 8 डिग्री हो चुका है इस टाइम पे, अराउंड 12 बज रहे होंगे, 12 सवा 12 रात के। ये राजी सामने 7-Eleven। चलो 2-3 आइटमें ही लेनी है और वो सामने पार्किंग है, मतलब बिल्डिंग ये है भाई। देखो 27वीं फ्लोर पे अपना रूम है। तो भाई फ्रूट्स तो थे नहीं इनके पास, 2-2 लीटर की पानी की बोतल मिल गई है 3। अभी कितने का रेट है मैंने तो देखा ही नहीं, ठंड इतनी लग रही है। चलो जी बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। कल से आपको सोल सिटी घुमाऊंगा, पहले मैं सियोल बोल रहा था, सोल है एक्चुअल में, वो स्पेलिंग वाइज सियोल होता है बट प्रोनाउंसिएशन वाइज सोल बोलते हैं सब लोग। हाँ तो मिलते हैं, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।